हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 का जो एग्ज़ाम 15 मार्च 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में क्लास 6 टू क्लास 8 का जो पेपर लिया गया था, उसमें देखिए पार्ट 3 में जो हिस्ट्री का प्रश्न है उसको इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है वो लोग अपना आंसर मिला सकते हैं। मैंने पूरा प्रयास किया है बिल्कुल सटीक आंसर देने के लिए। तो आप लोग जिन्होंने भी आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है वो लोग अपना आंसर हिस्ट्री वाला मिला लीजिएगा। और देखिए, इससे पहले मैंने आपको जो आपका जनरल स्टडीज़ का पार्ट 2 का जो क्वेश्चन था उनको मैंने आपको करवा दिया है। अगर आपने उनको नहीं मिलाया है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि अभी हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम 15 मार्च 2024 को लिया गया है, फर्स्ट शिफ्ट में क्लास 6 टू क्लास 8 का एग्ज़ाम लिया गया है। देखिए, उसमें पार्ट 3 में हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके आंसर को हम लोग देखने वाले हैं। यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 15 मार्च 2024 क्वेश्चन पेपर आंसर की को हम लोग देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं पार्ट 3 हिस्ट्री। जिन्होंने भी पेपर दिया है अपना आंसर एक बार मिला लीजिए। देखिए, प्रश्न है पहला कि ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में जाने जाते थे। तो देखिए, ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में इन तीनों को जाना जाता है, लॉर्ड टाउनसेंड को, रॉबर्ट वेस्टर्न को और जेथरो टूल को। तीनों को जाना जाता है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो आप सभी को पता है कि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। उसके बाद देखिए, औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग क्षेत्र भारतीयों के हाथ में था? तो भारतीयों के हाथ में वस्त्र और कपास था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष में किया था? तो महात्मा गांधी जी की चंपारण सत्याग्रह 1917 आपको भी याद होगा। चलिए, उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम छापखाना किस वर्ष तथा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये 1556 में जो है पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर 1556 नहीं दिया गया, यहाँ पर 1557 दिया गया है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आयोग का आंसर की आने दीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा जो भी डाउट है। चलिए, अभी के लिए आप हम मान के चलेंगे ऑप्शन ई। देखिए, इनमें से कौन पेरिस शांति सम्मेलन के बड़े 4 परिषदों का सदस्य था? तो इसमें आपका लॉयड जॉर्ज भी थे और वुड्रो विल्सन भी थे। तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। देखिए, किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया था? यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया था इसने, आपको भी पता है, 1878 में। चलिए, उसके बाद देखिए, जालियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड किस दिन हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और यह बैसाखी के दिन हुआ था। चलिए, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर अब 9 हम लोग करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया? तो आपको भी पता है, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, और करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई का। किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीक प्रारंभ किया था? तो ये पुर्तगालियों ने किया था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी यानी कि जो हंटर कमेटी का गठन किया गया था उसमें किस भारतीय को स्थान मिला था? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। तो इसमें से देखिए, अहमद खान भी, सुल्तान अहमद खान, चिमन लाल, हरीलाल सीतलवाड़ भी थे और पंडित जगत नारायण भी थे। ये तीनों थे, इसलिए एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा। उसके बाद चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि इटली में पुनर्जागरण किस भाषा एवं साहित्य में रुचि जागृत किया था? इटली में पुनर्जागरण किस भाषा एवं साहित्य में रुचि जागृत किया था? तो ये लैटिन और ग्रीक होना चाहिए। चलिए, उसके बाद देखिए, 17वीं 18वीं शताब्दी की फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी। तो ये 3 स्टेट में, ठीक है ना, 3 स्टेट में थी। चलिए, उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्ताक्षरित वर्साय की संधि ने जर्मनी को तबाह कर दिया, क्योंकि? तो पहला तो देखिए, क्षतिपूर्ति के रूप में इससे काफ़ी ज़्यादा राशि वसूला गया था। तो एक तो यहाँ पर है, और जर्मनी ने अपना उपनिवेश भी खो दिया था। तो एक से अधिक यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है कि इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था? जनजातीय नायक नहीं था। तो ये तिलका मांझी और आपको सिद्धू कानू मुर्मू थे। CR दास, चितरंजन दास नहीं थे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव में प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का सही समूह है। तो फ्रेंड्स, यह सही समूह जो है
यह इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा बिल्कुल इसका। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा युग सुमेलित है? तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये टाइल जो था चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था, और टाइल जो था यह राज्य को अदा किया जाने वाला कर था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा इसका, एक से अधिक। लिब्रे फ्रांस की मुद्रा भी थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। इस वर्ष रूसी बोल्शेविक पार्टी को संविधान सभा में बहुमत न मिलने पर असेंबली ने यह तर्क देते हुए अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है, उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया था। तो फ्रेंड्स ये 1917 होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आज़ाद के अनुरोध पर किसने द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक पुस्तक लिखी थी? तो द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब लिखा था भगवती चरण बोहरा ने। चलिए उसके बाद देखिए कामागाटा मारू जो था ये क्या था? तो आप सभी को पता है कि यह एक जहाज था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे हम लोग। देखिए अब 21 नंबर है कि कौन सा वर्ष और स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था? तो मेरे हिसाब से ये 1920 का नागपुर अधिवेशन था। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे? आत्मसम्मान आंदोलन, तो ये आपका रामास्वामी नायकर थे, ईवी रामास्वामी नायकर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन कब किया गया था? जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन जो है ये 1922 में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने फांसीवाद से प्रभावित होकर के प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की संसद तथा यहूदियों के विरुद्ध प्रचार किया और काली कुर्ती वाले एक दल का गठन किया था? तो ये क्या था? ओसवाल्ड मोजले ने। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फ्रांस के इतिहास में प्रथम बार सोशलिस्ट नेता लियो ब्लूम को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु शीघ्र ही उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। क्यों? तो क्योंकि देश की जो बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति थी, मेन कारण यही था। ठीक है ना, जिनके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया था। देखिए जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का परित्याग कर कौन सी नीति अपनाई थी? तो फ्रेंड्स इसने जो है नीति अपनाई थी शांति और निर्माण की नीति। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे अब हम लोग। देखिए 27 नंबर है कि 1904 ईस्वी में हुए हार्दिक समझौता, अंग्रेजी में इसको हार्टली पैक्ट कहा जाता है, इसमें कौन सा देश शामिल था? तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होना चाहिए इसका। उसके बाद देखिए 1815 ईस्वी की वियना संधि के दौरान कौन सा देश शामिल नहीं था? तो देखिए वियना में जो है ऑस्ट्रिया, पर्सिया, रसिया और ग्रेट ब्रिटेन था। इसमें मेरे हिसाब से आपका पोलैंड नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, प्रसा था पर्सिया। उसके बाद देखिएगा कि यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रतीकात्मक शब्दावलियों का कौन सा युग्म सही था? तो यहाँ पर देखिएगा आपका उगते सूरज की किरण, एक नए युग का सूत्रपात, और यहाँ पर देखिए कि बलूत पत्तियों का मुकुट बहादुरी। तो ए भी सही है, बी भी सही है। ठीक है ना। तो ऑप्शन तो ऐसे भी डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है। उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा 1848 में जो है यह आपका लिबरल था, ये भी आपका मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर की सेंसस रिपोर्ट ऑन ऑफ सेंट्रल प्रोविजंस नामक जो है सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविजंस पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो इसका आंसर मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, अगर आपको पता होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? तो यहाँ पर देखिए फ्लाइंग शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में सुधार हुआ था, बिल्कुल ये सही है। और देखिए फ्रेंड्स 18वीं सदी तक महीन कपड़े का अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, ये भी सही दिया गया है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा, एक से अधिक। चलिए 1873 में रचित पुस्तक गुलामगिरी किस धारणा को निष्प्रभावी करती है? तो ये आपका निम्न जातीय विभेद था। ठीक है ना, इसके लिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए ये वाला क्वेश्चन पढ़िएगा कि स्टालिनग्राड की लड़ाई जो है किसके बीच हुई थी? तो ये बुल्गारिया और जर्मनी के बीच में हुई थी। ठीक है ना, सोवियत संघ था, जर्मनी था। चलिए उसके बाद देखिए बेला चमेली क्रांति के संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो फ्रेंड्स ये आपका इजिप्ट से है, मिस्र से है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कि रोम चलो का नारा किसने दिया था? रोम चलो का नारा किसने दिया? देखिए मार्च ऑन रोम था। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से मुसोलिनी ने दिया था, तो मेरे हिसाब से तो इसका भी रोम चलो का मुसोलिनी ही होना चाहिए था। अच्छा एक बार वेट कर लेते हैं आंसर की का।
उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 51 थी, 50 थे और बाद में पोलैंड ने इस पर हस्ताक्षर किया था। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स किसका समाचार पत्र है? तो ये आपका के.एम. पनिकर का है। उसके बाद देखिए रूस की नई आर्थिक नीति लागू लागू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो लेनिन ने जो है नई आर्थिक नीति रूस में लागू किया था। उसके बाद देखिए वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? तो यहाँ पर इसका सटीक आंसर मुक्त व्यापार होना चाहिए। उसके बाद देखिए किस घटना से यह सिद्धांत निष्प्रभावी हो गया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है? तो फ्रेंड्स ये आपका 1929 का विश्व आर्थिक महामंदी था। तो ये 40 प्रश्न मैंने आपको कवर करा दिया। लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।